you. So it's now time to hear from the Honorable Minister, the Union Cabinet Minister of Environment, Forest and Climate Change, as he addresses us and shares his valuable insights. It is my honor to introduce our distinguished chief guest for today's event, the Union Cabinet Minister for Environment, Forest and Climate Change. A seasoned politician and a Supreme Court lawyer, Sir has represented the people of Alwar in the Lok Sabha and has previously served in the Rajya Sabha. Since assuming office as minister in 2021, he has been a strong advocate for global environmental action. Let's welcome him all together, everyone. और इतनी कम तालियां नहीं, जोरदार तालियां हो जाए। भव्य भव्य स्वागत सर का आज हम सभी के बीच पधारे हैं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर अशोक कुमार जी, प्रेसिडेंट रिसाइकिल और एनवायरनमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारे सीपीसीबी के चेयरमैन श्री गर्ग साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के प्रमुख पदाधिकारीगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जब इसका उद्घाटन कर रहा था तो जो मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा सबसे पहले ऊपर वाले को याद करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि ऊपर वाला दीपक में रहता है, ऊपर वाला जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रहता है। और इसलिए ऊपर वाले को याद करने का अर्थ ये होता है, अपने मन को साफ रखो, अपने शरीर को साफ रखो, अपने घर को साफ रखो, लेकिन अपने गांव और शहर को भी साफ रखो। मैं कल परसों अपने अलवर के ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे था, तो मैंने एक जगह अपनी गाड़ी को रोका और जो मेरे साथ चल रहे थे गांव के पंचायत के लोग, उनको मैंने कहा देखो दो क्रिएशन देखो। उन्होंने कहा जी दो क्या है? मैंने कहा देखो ये इस समय हमारे वहाँ सरसों आती है, तो मैंने कहा ये देखो सरसों की चादर है, हरी भरी प्रकृति है, पीले फूल हैं, और ये आपके बगल में देखो गांव में घुसते ही प्लास्टिक का ढेर है, ये आपका क्रिएशन है, वो ऊपर वाले का। और मैं कई बार कहता हूं कि चीज़ों को बहुत बड़ी बातों से नहीं सीखना चाहिए, अपने आसपास की घटनाओं से सीखना चाहिए। जब मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात करता हूं तो मैं बहुत बड़े साइंटिफिक एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, लेकिन नेट जीरो का अगर सबसे बड़ा हमारे सामने कोई एग्जाम्पल है तो नेचर ही है। आप बताइए कि नेचर में पेड़ पे कोई फल उगता है, मान लीजिए उसको आधा पक्षी ने खा लिया, नीचे गिर गया, बीज बन जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं सड़ेगा, खाद बन जाएगा, उसके बाद फॉसिल फ्यूल में चला जाएगा। हजारों वर्ष के इस पूरे परिणाम में नेचर अपनी हर चीज का रिसाइकलिंग करती है। मैं जब एक बार यूएनडीपी की डायरेक्टर से मिला और मैंने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन उनके सामने रखा, मिशन लाइफ का। हमारी चर्चा का विषय था कि सरकारों के द्वारा मिटिगेशन मेजर्स तो होते ही हैं, सोसाइटियों के द्वारा एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस भी की जाती हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में भी एनवायरनमेंट के प्रति सतर्कता से रहना चाहिए और इसलिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। वापस से रिसाइकल, रीयूज़ इस पर जाना चाहिए, क्योंकि
जब चीज़ों का प्रोडक्शन छोटे स्तर पे था तो हमारी आदत थी टेक, मेक एंड डिस्पोज, और चली भी डिस्पोजेबल चीज़ें बहुत, लेकिन ये डिस्पोजेबल चीज़ें ही कचरे का अंबार बन गई। डिस्पोजल ग्लास माने, डिस्पोजल थैली माने, ये जो डिस्पोजेबल आइटम हमने बनाए यही कचरा बन गया। तो जब मैं उनसे जिक्र कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रधानमंत्री जी का विज़न समझ गई हूँ, नेचर हमको जो कुछ देती है वो प्योर देती है, और हम जो रिटर्न गिफ्ट देते हैं वो गार्बेज के रूप में देते हैं। आप मान के चलिए, नेचर ही अगर थोड़ी सी प्रदूषित हवा दे तो आप कहाँ जाओगे? पॉल्यूशन नेचर नहीं करता, हम करते हैं। नेचर ही अगर प्योर वाटर ना दे तो आप कहाँ जाओगे? और इसलिए अब जो जिस प्रकार से दुनिया में प्रोडक्शन चल रहा है उसमें हमें टेक, मेक और डिस्पोज की एटीट्यूड से निकलकर रिसाइकल और रीयूज की ओर जाना पड़ेगा। एक अनुमान किया जाता है, हमारे सीपीसीबी के चेयरमैन हैं, वो ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं कि लगभग हिंदुस्तान में हम 62 मिलियन टन जो वेस्ट है वो वार्षिक धरती को प्रदान करते, इतना ही है। 62 मिलियन माने कितना हुआ? 620 करोड़ 6 करोड़ 20 लाख टन 6 करोड़ 20 लाख टन। कितना बड़ा एरिया लेगा, कितना बड़ा पुनीत कार्य हम कर रहे हैं। और इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल भी है। अभी मुझे यहाँ पर बोतल गिफ्ट की गई, मुझे ध्यान है G20 में प्रधानमंत्री जी ने एक जैकेट पहनी थी, वो रिसाइकल वेस्ट से बनी हुई थी। हम सबको एक बार तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के एक नवाचार की पहल हमारे देश में कि वेस्ट से अगर जैकेट बने और देश के प्रधानमंत्री उसको पहने तो हमारे लिए संदेश है कि नेचर में वेस्टेज कितनी कम करनी चाहिए या रीयूज कैसे करना चाहिए। और इसलिए जो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल है ये हम सब लोगों के लिए आवश्यकता है। ये एक सिस्टमेटिक शिफ्ट की ओर हमें सोसाइटी के तरीके को ले जाना होगा। इकोनॉमिक मॉडल होता है तब उसे बहुत तेजी से लोग अपना लेते हैं, और इसलिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं और जो हम डिस्पोज करते हैं मटेरियल, उनको वापस से रीयूज करके रिसाइकल कैसे किया जाए, यही सर्कुलर इकोनॉमी के मूल में है, जो एक बड़ा व्यापार भी खड़ा कर सकता है। डेवलपमेंट के इस पूरे परिदृश्य में पॉलिसी बनाने वाले लोगों के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सस्टेन किया जाए, और दूसरा है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे सेव किया जाए। वरना इतना ही तांबा निकालते रहेंगे, इतना ही धरती से चीज़ें निकालते रहेंगे तो वापस से कितना रिसोर्सेज को हम खड़ा कर पाएंगे। और इसलिए इसका सॉल्यूशन है कि हमें मटेरियल्स को वापस से रीयूज़ करना चाहिए, रीजनरेट जो है नेचुरल सिस्टम को करने का मौका देना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे बायोडायवर्सिटी की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि धरती पे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, सभी का नेचर पे अधिकार है, ओनली ह्यूमन स्पीशीज़ ऐसी है जो अपने डेली लाइफ को जीने के लिए 50,000 फ्लोरा और फौना की वैरायटीज़ का इस्तेमाल करती है। हमें खाने के लिए मछलियाँ भी एक तरह की नहीं चाहिए होती है, 50 तरह की चाहिए होती है। हमें अनाज भी एक तरह का नहीं चाहिए होता है, 50 तरह का चाहिए होता है।
हमें कॉस्मेटिक यूज़ करने के लिए नेचुरल प्रोडक्ट एक तरह के नहीं चाहिए होते हैं, हमें ऑयल एक तरह का नहीं चाहिए होता है। आखिर ये फ्लोरा और फोना का जो इस्तेमाल है ये, और उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन भी होता है उसको भी हमें कैसे करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो सर्कुलर इकोनॉमी का जो विज़न है, जिसको लेकर भी हम चलते हैं, ये वास्तव में हमको, अगर देश को जिस 2047 के हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसमें जो अपने रिसोर्सेज हैं उसको मिनिमाइज वेस्ट करें और मैक्सिमाइज रिसोर्स एफिशिएंसी की ओर हम ध्यान दें। एक अनुमान भी किया जाता है कि 2050 तक भारत की जो सर्कुलर इकोनॉमी की जो मार्केट वैल्यू होगी वो लगभग $2 ट्रिलियन हो सकती है, जो 10 मिलियन जॉब्स को भी क्रिएट कर सकती है। सर्कुलर इकोनॉमी एक भारत निर्माण की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रयोग और बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे सामने है। बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जिसमें हम रिसाइकलिंग के स्टार्टअप खड़े कर सकते हैं, हम नए बिजनेस खड़े कर सकते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। केवल वेस्ट पे नहीं जाना है, अपने इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है उसके डिज़ाइन की ओर भी बढ़ सकते हैं। और इसलिए हम 2050 तक $624 बिलियन जो हैं वो सेव भी कर सकते हैं। और जो हमारा बहुत सारा इंपोर्ट पे जो प्रेशर है, विशेष रूप से आजकल तो क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा स्कोप है, उनका जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं उस पे भी हम निर्भरता कम कर सकते हैं। और जब हम निर्भरता कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर जाएगा, जिसमें आप योगदान दे सकते हैं। और इसलिए पिछले बजट में भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ इस नाम के साथ ही अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। ये जो अलग अलग शहरों में जो लैंडफिल के बड़े बड़े अंबार खड़े हो रहे हैं, इससे भी हमें देश को मुक्त करना होगा। मैं तो अभी हिमाचल के वहाँ मेरे पे 2-3 सांसद आए, हमन जी तो वहीं के हैं। नदी के बिल्कुल जो थोड़ा सा डंप एक एरिया करके इतना नीचे भी इतना उसका रिसाव होता है लैंडफिल के कारण, जमीन के फिर अंडरग्राउंड वाटर, इस सब से हमको मुक्त करना होगा, क्योंकि परमात्मा स्वच्छता में रहता है। स्वच्छता के लिए ही हमें काम करना है। और इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जो हमारा काम है कि पॉलिसी इंटरवेंशन कैसे करें, फिलोसफिकल बातों को, प्रैक्टिकल ज़मीन को और प्रोसीजरल कंप्लायंस को अगर हम एक करेंगे तभी हम एक बेहतर भारत का निर्माण करा सकते हैं। और इसलिए मंत्रालय होने के नाते हम लोगों ने इस सेक्टर में काम करना शुरू किया। सबसे तो पहले तो हमने रिसाइकलर्स के इंसेंटिव के लिए काम करना शुरू किया। दूसरा, हमने इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर को इंटीग्रेट करने के जो पॉलिसी मेजर्स हैं उसकी ओर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया। और इसलिए इन इनिशिएटिव का हमारा उद्देश्य क्या है? वेस्ट को समाप्त करना, रिकवर करने योग्य वैल्यूएबल मटेरियल्स को करना, और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो डिपेंडेंस है उसको कम करना। उस एक तरीके से हमारे यहाँ पर जो हमारे मंत्रालय का मोटो भी है, प्रकृति रक्षितः रक्षतः। इफ़ यू प्रोटेक्ट द नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यू। पर प्रोटेक्ट करने का अर्थ उसके लिए कहीं बंदूक लेके खड़ा नहीं होना है, अपने एटीट्यूड से प्रोटेक्ट करना है। यही मिशन लाइफ है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को हमें अडॉप्ट करना है। हम सिविक फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, हम वैल्यू बेस्ड लाइफ की बात करते हैं।
लेकिन हम एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस वाली लाइफस्टाइल की बात नहीं करते। और इसलिए हमारे मंत्रालय ने प्लास्टिक पैकेजिंग को फरवरी 2022 में नोटिफाइड किया, उसके ईपीआर रूल्स को। फिर हमें लगा प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ वेस्ट टायर का विषय है, तो वेस्ट टायर के रूल्स को हमने जुलाई 2022 में नोटिफाई किया। फिर हमें लगा जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और बाकी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं उसमें वेस्ट बैटरीज बहुत हैं, तो वेस्ट बैटरीज के रूल्स को हमने अगस्त 2022 में नोटिफाई किया। फिर हमको लगा कि अभी जैसी सोसाइटी आ रही है उसमें तो सबने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है, कंप्यूटर ले रखा है, लैपटॉप ले रखा है और ई वेस्ट के बड़े भंडार खड़े हो रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता है। तो हमने नवंबर 2022 में ई वेस्ट के ईपीआर रूल्स को नोटिफाई किया। फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि एक चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, वो यूज्ड ऑयल है। यूज्ड ऑयल को लेकर के एक ध्यान देने की आवश्यकता थी, वो ज़मीन को, पानी को, सबको ख़राब करता है। तो सितंबर 2023 में हमने ईपीआर रूल्स यूज्ड ऑयल के लिए नोटिफाई किए। फिर लाइफ व्हीकल्स जो हैं, एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल्स जो हैं, दिल्ली में तो जो चले गए उनने ऐसा काम करके गए, और मैं कहता भी रहा दिल्ली की सरकार को, जब जो चली गई, अब तो नई सरकार अच्छी आई है, 48 लाख व्हीकल ऐसे घूम रहे हैं जो जिनकी एंड ऑफ द लाइफ हो गई, रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो गया, पकड़ने का ही काम नहीं किया, क्योंकि उनका पॉल्यूशन कितना हो रहा है। पर उसके लिए भी हमने रूल्स को नोटिफाई किया, और इसलिए मिनिस्ट्री की तरफ से हमने इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो डिफरेंट वेस्ट स्ट्रीम्स हैं वो उस पर रूल्स नोटिफाई करने का अर्थ हमारा ये था कि इस सेक्टर में एक रैपिड ग्रोथ हो सके, जो निश्चित रूप से हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और रिसोर्स कंजर्वेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आप लोग इस साउंड मैनेजमेंट सिस्टम में लगे हो, तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप तीव्रता के साथ इस काम में बढ़िए। सरकार पूरी तरीके से फैसिलिटेट करने को, सहयोग करने को, रेगुलराइजेशन करने को तैयार है, और आपके कोई सुझाव भी आएंगे मैं लगातार उन सुझावों को भी स्वीकार करूंगा। और इसलिए हमने जो रजिस्टर्ड रिसाइकल है उनके सेल ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट जो है उसमें एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसके लिए भी नियम और प्रक्रिया को इजी बनाने की पहल करी है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये एक तरीके से मार्केट के रिसोर्सेज को भी मोबाइल कर सकते हैं, और पूरे सर्कुलर इकोनॉमी का जो एक्शन प्लान हम लोगों ने करा है उसमें 10 की कैटेगरीज हैं वेस्ट की, जैसे स्क्रैप मेटल्स, टायर एंड रबर, बैटरीज, जिप्सम, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऐसी 10 प्रमुख कैटेगरीज को लेकर के उनको चिन्हित करने का काम किया है। और ये देश के स्तर पर नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो G20 जो पूरी दुनिया के सामने एक नजरिया रखा वसुदेव कुटुंबकम का, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, हम सब एक दूसरे के किए गए कार्यों से धरती के भविष्य के फ्यूचर की ओर जुड़े हुए हैं। और इसलिए G20 की रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी का इनिशिएटिव का भी हमारे मंत्रालय के द्वारा एक डिक्लेरेशन को G20 में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ प्रोडक्ट किया गया, और इसको रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, इसको 27 जून 2023 को एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई थी उसमें लॉन्च करने का काम किया था। और ये जो इंडस्ट्री ड्रिवन कोलिशन जो हमने बनाया था, इसमें 39 कंपनीज 11 देशों से इसमें आई, भारत की भी बड़ी कंपनियां इसके अंतर्गत है। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, कोको कोला, नेस्ले, यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, हमारा यही मानना है कि सबको इस क्रिटिकल क्षेत्र में आकर के विचार करना चाहिए और कोलिशन करना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश के व्यापारिक क्षेत्र में भी, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी
लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो, उसकी बहुत आवश्यकता है। और इसलिए हमने जो उसमें कॉपरेशन की बात कही थी कि एक तो टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होना चाहिए, फिर पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट का असेसमेंट होना चाहिए, और इसको एक बड़े स्केल पे ले जाने के लिए इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के प्रोग्राम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होने चाहिए। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की जो सतत स्कीम है वो भी इस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अंत में कि हमको इंडस्ट्री वाइज भी 4 क्षेत्रों में सर्कुलर इकोनॉमी की दृष्टि से विचार करना चाहिए। पहला, रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर सर्कुलरिटी। प्रोडक्ट ही अगर ऐसे बनेंगे तो फिर सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा। तो पहला हमको ध्यान देना चाहिए रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर सर्कुलरिटी। सेकंड, इंडस्ट्री को कलेक्टिवली आके, एक व्यक्ति के बस का विषय नहीं है, लेकिन कलेक्टिवली आके इन्वेस्टमेंट इन एडवांस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हम R&D करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा हाई रिकवरी रेट आएंगे, बेटर मटेरियल का यूटिलाइजेशन होगा। क्योंकि कई चीज़ें अब केवल हमारे मनुष्य के श्रम के बस की नहीं है, जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। थर्ड हमको करना चाहिए, जब आप ऐसे एसोसिएशन के रूप में आते हैं तो आपको करना चाहिए स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। वो जब तक मजबूत नहीं होगी, मैं तो हमारे यहाँ भी ये जो वेस्ट वगैरह के शुरू में ठेके तो लेके चले जाते हैं, फिर सब्सिडी लेके भाग जाते हैं, फिर पकड़ते फिरो, ढूंढते फिरो, ऑब्जेक्ट गायब हो जाता है। रैक पिकर से लेकर के सप्लाई चेन तक को हमें उसको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। और जो सबसे अंतिम बात है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, कंज्यूमर अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज। ये मिशन लाइफ का अर्थ ही ये है कि हमको बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, और इसलिए कहना चाहिए कि परमात्मा दिए के साथ साथ स्वच्छता में भी विराजता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जो 10 साल का शासनकाल है, वो शासनकाल भारत के लिए हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू। आज भारत उस दिशा में चल पड़ा है, और इसलिए बहुत सारी स्कीमों को हम सेचुरेशन पॉइंट पे जाते हुए देख रखे हैं। आज ODF फ्री के स्कीम में भारत कितना आगे है, आज जनधन खाते में हम कितना आगे हैं, आज उज्ज्वला में हम कितना आगे हैं। जब हम सरकार की बेनिफिट की स्कीम को हम आगे ले जा सकते हैं तो बिहेवियरल चेंज को भी हमें आगे ले जाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका ये जो कॉन्फ्रेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और जो आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा, वो वास्तव में आने वाले समय के लिए इफ़ेक्टिव रिसाइकल प्रैक्टिसेस और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से मददगार साबित होगा। आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के।